सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज हम आपको अपने YouTube चैनल मेरे देश की खेती पर एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका किसानों में बहुत बड़ा कद है और जिन्होंने किसानों के कलर वाले खेतों में सोना उगाने का काम किया है। वो है डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ, जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक के साथ साथ हेड ऑफ द वीट ब्रीडिंग सेक्शन के हेड भी हैं। साथ ही साथ वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेक्शन के प्रभार के संयोजक भी हैं। सारा विभाग देखते हैं वीट ब्रीडिंग का, साथ ही साथ क्रॉप इम्प्रूवमेंट को भी देखते हैं। नीरज कुलश्रेष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सभी किसानों को एक बार धन्यवाद गुरबाज जी। जैसा कि गुरबाज जी ने अभी बताया कि मैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में इस समय फसल सुधार विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ और विभिन्न क्रॉप्स में, विभिन्न फसलों में जो अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं जिनसे कि नई नई किस्मों का विकास हो सके, उस विभाग को मैं देखता हूँ। और जैसा गुरबाज जी ने बताया, तो आज गुरबाज जी के सहयोग से हम बात करने जा रहे हैं कि जो नई जो कुछ किस्में हम लोगों ने विकसित की हैं किसानों के लिए, तो उनको हम कैसे किसानों को उनकी उपयोगिता के बारे में बता पाएँ। किसान भाइयों, सबसे पहले किसानों के आगे समस्या ये है कि क्योंकि जिस संस्थान में हम बैठे हुए हैं उस संस्थान का नाम है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अंतर्गत आता है। यह करनाल से पेहवा रोड जो सड़क जाती है उसके ऊपर स्थित है। क्योंकि ये, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यह संस्थान लवणीय और क्षारीय भूमि, किसानों की भाषा में बोले तो कल्लर वाले जो खेत होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। डॉक्टर साहब से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कल्लर वाले खेत किसको बोलते हैं, लवणीय और क्षारीय भूमि से क्या अभिप्राय है। डॉक्टर साहब प्लीज़। गुरबाज जी, जहाँ तक भूमियों की बात है, तो कई बार किसानों को लगता है कि हम अपनी भूमियों में बहुत से उपक्रम कर रहे हैं, बहुत सी काम कर रहे हैं, जो भी हमें वैज्ञानिकों ने बताया उन सभी कामों को हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो नहीं है, या भूमि में जो उसकी पैदावार है फसलों की वो उतनी अच्छी नहीं आ रही। तो उस दिशा में एक बहुत बड़ा कारण कई बार होता है कि जो भूमियों में कई बार जो साल्ट्स होते हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पता करना कि साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है और साल्ट्स किस तरह के होते हैं और किन किन भूमियों में किस तरह की जो है लवणता या क्षारीयता है, तो उसके बारे में किसानों को कुछ बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसा गुरबाज जी ने अभी बताया, तो मुख्यतः दो तरह की जो लवणता या क्षारीयता होती है, जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है, दो तरह की होती हैं। एक तो होती है क्षारीय भूमि और दूसरी होती है लवणीय भूमि। और कुछ भूमियाँ ऐसी होती हैं जिनमें लवणता भी होती है और क्षारीयता भी होती है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि क्षारीय भूमि क्या है। क्षारीय भूमि अगर हम देखें तो उस तरह की भूमियाँ हैं जिनमें के जो पीएच का मान है वो 8.5 से ज़्यादा है। और जब पीएच का मान 8.5 से ज़्यादा होता है तो ऐसी भूमियों में जो पैदावार है काफ़ी कम हो जाती है। और इसके साथ भी जो ईएसपी एक मान होता है वो भी 15% से ज़्यादा होता है। अब बात होती है लवणता की। तो लवणता कब ज़्यादा होती है? लवणता तब ज़्यादा होती है जब भूमियों में जो ईसी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसका मान जो है वो 4 डेसीसाइमन्स पर मीटर से ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी यदि 6 डेसीसाइमन तक का भी मान है तब भी भूमियों में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन उससे ज़्यादा जब अगर 6 डेसीसाइमन से भी ज़्यादा अगर लवणता होती है तो फसल का
जो उत्पादन है कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मोटी मोटी बात मैंने बताई है, बहुत ज़्यादा विस्तार में अभी बताने का वो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें किसान समझ लें और अपनी जो भूमि है, अपनी जो सॉइल्स हैं, मिट्टी है, उसकी कहीं ना कहीं जांच जरूर करवा लें किसी भी ऑथराइज्ड जगह से, और उससे उनको पता लग जाएगा कि आपकी भूमियों में लवणता या क्षारीयता है तो नहीं। और यदि लवणता और क्षारीयता जब भी होती है तो उसके साथ सिर्फ यही दिक्कत नहीं होती, कई बार क्या होता है कि जो पानी है, पानी भी क्षारीय हो जाता है, पानी में भी लवणता हो जाती है। तो ये इसलिए पानी का भी जांच अवश्य किसानों को करवाना चाहिए। इसके साथ और भी दिक्कत आ जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो आपने लवणीय क्षारीय भूमियाँ हैं उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो वो सेम की प्रॉब्लम हो जाती है, या कई बार जो पानी जल भराव की दिक्कत आ जाती है, पानी नीचे नहीं जाता, मिट्टी ऐसी हो जाती है कि पानी वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है थोड़ी सी बारिश में भी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और इन्हीं दिक्कतों की वजह से जब पानी नहीं पीती आपकी मिट्टी, तो फसल पे बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इनके साथ भी ये मैं बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तो कई बार जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने सुना होगा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या उनकी कमी हो जाती है ज़मीन में। सिर्फ कमी नहीं होती, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट या कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी अधिकता हो जाती है, और उनकी अधिकता होने से भी कई बार क्या होता है कि फसल पे विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। तो ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, एक समस्या नहीं है, कई तरह की समस्याओं से हमारी जो मिट्टी जूझती है, उसकी वजह से हमारी जो खेतों में पैदावार कम हो जाती है। जैसा कि डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ ने बताया कि लवणीय और क्षारीय भूमि के किस तरह से हम जांच परख कर सकते हैं। आप अपनी मिट्टी का नमूना अपने ज़िले की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ जाकर अपना पीएच मान अगर 8.5 से ज़्यादा है तो आपकी जो भूमि है वो लवणीय और क्षारीय है, उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने पूरी एम्फेसाइज किया। डॉक्टर साहब वीट ब्रीडिंग सेक्शन के हेड हैं यहाँ पर, गेहूँ प्रजनक जो विभाग है उसके हेड हैं, अध्यक्ष हैं। उनकी देखरेख में गेहूं की बहुत सारी किस्में ईजाद की गई हैं। उनके बारे में जानते हैं कि किसान के कलर वाले खेतों में सोना कैसे उगाया जाता है, संस्थान के द्वारा कौन कौन सी गेहूं की उन्नत किस्में रिलीज़ की गई हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी किस्में संस्थान के द्वारा रिलीज़ की गई हैं, उनके बारे में हमारे से विस्तार से चर्चा कीजिए। गुरबा जी, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है, और किसानों को निश्चित रूप से इसका बहुत फ़ायदा होगा। जिन भी किसानों की जो मिट्टी है उसमें समस्या है, तो हमारे संस्थान ने ख़ास तौर से 3 किस्में इसमें विकसित की हुई हैं जो कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद हैं। तो पहली किस्म इसमें है KRL 210, उसके अलावा KRL 213 और KRL 283 भी काफ़ी अच्छी किस्म है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपके खेत में जल प्लावनता की प्रॉब्लम है, या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, या सेम की प्रॉब्लम है, उस दशा में KRL 210 एक अत्यंत ही अच्छी किस्म है। और इस किस्म ने न केवल करनाल के आसपास के एरिया में, बल्कि ऐसे बहुत से एरियाज़ में ये करके दिखाया है कि जहाँ भी ऐसी मिट्टी रही जो कि साल्ट से भरी हुई थी, या जहाँ पे लवणता या क्षारीयता बहुत थी, तो उस दशा में KRL 210 ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जहाँ तक इस किस्म के बारे में बात करूँ, तो यह किस्म, इसका जो पोटेंशियल है, जो अधिकतम जो उपज दे सकती है, वो लगभग 77 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मतलब
77 क्विंटल पर हेक्टेयर तक की उपज दे सकती है। और इसकी जो एवरेज उपज है सामान्य मृदाओं में वो लगभग 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी एवरेज उपज है। जहाँ तक साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में या ऐसी सॉइल्स में जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ भी ये 50-55 तक की पैदावार देने में सक्षम है। अभी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि पंजाब का साउथ वेस्ट पंजाब या मालवा का एरिया, मुक्तसर मलोट के आसपास का एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। तो ऐसी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम के वजह से इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यील्ड लॉस होता है। और हमने देखा शुरू के दिनों में बहुत सी किस्में यहाँ पे अच्छा पैदावार नहीं दे सकती थी और बहुत से एरिया ऐसे थे कि जहाँ पे किसानों ने गेहूं की पैदावार करना ही छोड़ दिया था। तो इस वजह से जब इस किस्म का विकास हुआ और इस किस्म को उन एरियाज़ में दिया गया तो ऐसे बहुत से एरिया फिर से गेहूं की उपज लेने लगे जो पहले से जहाँ पे गेहूं पैदा नहीं हो रहा था। तो ऐसे बहुत से एरिया हैं, जैसे सिरसा के आसपास का बहुत सा एरिया है, कई जगह लवणता की प्रॉब्लम है, कई जगह क्षारीयता की प्रॉब्लम है, बहुत सी जगह वाटर लॉगिंग या सेम की प्रॉब्लम है। तो इन सभी जगह पे बहुत से किसानों ने इसका फ़ायदा लिया। इसके अलावा राजस्थान के बहुत से एरिया, जैसे अब पाली डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो पाली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा एरिया है जहाँ पे लवणता, बहुत ज़्यादा लवणता है और पानी भी लवणता वाला पानी है और उन एरियाज़ में भी इसने बहुत अच्छा प्रभाव दिया और बहुत किसानों को इससे फ़ायदा हुआ। और न केवल राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी बहुत से एरिया, जैसे कि लखनऊ के आसपास का एरिया है, उन्नाव का एरिया है और भी आसपास के जो भी एरिया हैं, इवन अब ये एटा के आसपास जहाँ पे भी ऊसर की प्रॉब्लम है, लवणता, वहाँ पे बहुत सारे किसानों को इस किस्म से फ़ायदा हुआ है। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस किस्म को किसान ज़रूर लगाएं और ख़ास तौर से वो लोग जिनके मिट्टी में प्रॉब्लम है वो तो इस किस्म को ज़रूर लगाएं। और ये एक ऐसी किस्म है जिसमें जो हाइट है बहुत ही रीज़नेबल हाइट है, कभी गिरती नहीं है, बहुत ही कम, मैंने देखा होगा बहुत कम ये वैरायटी गिरती है। और उसकी वजह से, इसकी जो ना गिरने की वजह से भी इसका जो यील्ड लॉस है या यील्ड में कमी बहुत कम होती है। तो एक बहुत अच्छा गुण है इसकी जो पकने के दिन है, लगभग 140-45 दिन में पक के तैयार हो जाती है, बहुत अच्छे टाइम में पक जाती है। और इसको आप वैसे तो इसका सही समय है 1 नवंबर से लेके 10-15 नवंबर तक का, लेकिन थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो भी इसमें यील्ड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा आजकल जो भी जीरो टिलेज वगैरह का भी जो आ रहा है उसमें भी इस किस्म को लगा के देखा गया है, तब भी इसने बहुत अच्छा प्रभाव दिया है। तो ये तो इसके गुण हैं। दाना, इसका दाना इतना बढ़िया लगता है देखने में कि जब किसान इसको मंडी में लेके जाता है तो मंडी वाले इसको अपने आप लेके काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा गुण जिसको मैं बताना चाहूँगा, और ये पिछले कई सालों से हमें बहुत सारे किसानों ने और बहुत सारे जो कंज्यूमर्स ने बताया है कि इसके जो आटा बनता है उसकी जो चपाती मेकिंग क्वालिटी है, मतलब चपाती बनाना, इतना बढ़िया चपाती बनती है कि आप कई बार ऐसा लगता है कि आप देसी गेहूं की चपाती खा रहे हैं, इतनी टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी है। जो अन्य किस्मों के मुकाबले कई बार इसकी जो चपाती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इन्हीं गुणों के कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान जिनके पास साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं वो तो इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके अलावा और कोई वैरायटी शायद उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, ख़ासतौर से जो वैरायटी जो कि सामान्य मृदाओं के लिए विकसित होती हैं
वो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में उतना प्रभाव नहीं दे पाती, उतना ईल्ड नहीं दे पाती। लेकिन ये वैरायटी बहुत अच्छा प्रभाव देती है, बहुत अच्छा पैदावार देती है। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जिसमें हमें पता नहीं लगता कि इसमें साल्ट की प्रॉब्लम है या जिसमें कम प्रॉब्लम है। उन मिट्टियों में भी, उस ज़मीनों में भी इस किस्म को लगाएंगे तो आपको 60-65 क्विंटल या 60-65 मन प्रति एकड़ से ज़्यादा का पैदावार मिल जाएगा। और कई बार जो दूसरी वैरायटीज़ हैं उन मृदाओं में भी 50-55 मन दे रही हैं अगर प्रति एकड़, तो आप इस वैरायटी को लगाएं तो आपको निश्चित रूप से मुझे लगता है फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हमारी और भी किस्में हैं, KRL 213, तो वो अगर आपकी थोड़ी कम आपकी साल्ट है आपकी ज़मीनों में तो वहाँ पे उगाएं। थोड़ी लंबी वैरायटी रहती है, लेकिन ये है कि अगर आपकी कम ज़मीन में कम साल्ट है तो इसकी हाइट कम हो जाती है और फिर ये गिरती नहीं है, तो ईल्ड भी अच्छी दे देती है। इसके अलावा एक नई किस्म हमने विकसित की है, KRL 283, जिसको यूपी के किसानों के लिए रिकमेंड किया गया है। खासतौर से वो किसान जो यूपी से बिलोंग करते हैं और यदि उनकी सॉइल्स या ज़मीनें साल्ट अफेक्टेड हैं, वो KRL 283 को भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ जब साल्ट्स होते हैं तो KRL 283 बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। तो और इसी तरह से फार्मर किसान अपना देख के कि उनकी ज़मीन में किस तरह की मतलब लवणता या क्षारीयता है, उसको नज़र रखते हुए अपनी जो भी वैरायटी है उसको लगा सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर नीरज कुलश्रेष्ठ ने हमसे विस्तार से चर्चा करी है, KRL 210 एक ऐसी किस्म है जो राष्ट्रीय लेवल पर स्तर पर रिलीज़ की गई है। लगभग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के जो ज़िले हैं, काफ़ी सारे ज़िले जो कल्लर और लवणीय क्षारीय भूमि से ग्रसित हैं, वहाँ पर KRL 210 आप लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब से मैं एक बात, जैसे आपने कहा कि कल्लर के लिए, लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए, क्या जिन किसानों की ज़मीन सामान्य ज़मीनें हैं, हल्की हैं, भुरभुरी हैं, रसीली हैं, वो भी लगा सकते हैं? जहाँ तक KRL 210 की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे गुरबाज जी आपने कहा, तो शुरू में हमको भी ऐसा ही लगता था कि इसको सिर्फ ऐसी ज़मीनों में लगाया जाए जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम है, साल्ट्स की प्रॉब्लम है, लवणता है, क्षारीयता है। लेकिन हमने देखा कि इसका जो पोटेंशियल था जब सामान्य मृदाओं में लगाया गया तो इसने लगभग 70-78 क्विंटल तक की पैदावार भी दी। और न केवल पैदावार दी, ऐसी दशाओं में जब आपने सामान्य मृदा में भी लगाया और फरवरी मार्च के महीने में यदि बारिश हो गई है तो ऐसे सिचुएशन में कई बार सामान्य मृदाओं में इस किस्म ने दूसरी किस्मों से भी अच्छी पैदावार दी। और ख़ास तौर से जब जो थोड़ी बहुत वाटर लॉगिंग होती है उससे इस वैरायटी को और ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है सामान्य मृदाओं में। तो इसलिए हमने ये देखा। और दूसरी बात ये है कि इस वैरायटी का जो नीचे का लेवल है, मतलब ईल्ड जो लो लेवल है, आपको कभी ऐसा नहीं मिलता सामान्य मृदाओं के 50-55 क्विंटल देगा, नहीं, लगभग 60 क्विंटल से ऊपर साधारणतः रहती है। हाँ जी, तो साधारणतः ये 60 क्विंटल से ऊपर रहती है। बहुत ही कम सिचुएशन ऐसी होती है जब 60 क्विंटल से नीचे है, तो हो सकता है उस समय आपकी मृदा में कुछ प्रॉब्लम हो या कोई और कारण भी रह सकता है आपके, उसको आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं ये भी कहूँगा कि अगर कुछ किसानों को लगता है कि उनको सामान्य मृदाओं में भी अगर इसको लगाना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें भी लगाया जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए KRL 210, यूपी के किसानों के लिए KRL 283 को दिया गया है, और साथ ही साथ किसानों के पास एक और विकल्प है, KRL 213 भी है। और जिन किसान भाइयों की लवणीय और क्षारीय भूमि है, जहाँ जो किसान भाई सामान्य भूमि में भी लगाना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर भी बात करी कि वो उन किसानों ने भी 70 से 75 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उन्होंने उत्पादन लिया है। यह एक बहुत बड़ा उत्पादन है कि जब KRL 210 जैसी वैरायटी उत्पादन दे रही है, यानी
पर एकड़ की बात करते हैं तो वो 26-27 क्विंटल तक का उत्पादन दे देती है KRL 10 सामान्य भूमि में भी, जो जिन किसानों की सामान्य भूमि है। और इसमें गिरने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ना इसमें येलो रस्ट आता है, ना ब्राउन रस्ट आता है, ना ही करनाल बंट की इसमें दिक्कत है। ये एक ऐसी किस्म है जो किसान भाई बड़े कम अवगत हैं, लेकिन इस वीडियो के द्वारा डॉक्टर साहब से भी हमने आपको परिचित करवा दिया है और इस किस्म से भी हमने आपको परिचित करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि जो जिन किसान भाइयों की ज़मीन हल्की हैं, दरमियानी हैं, वो KRL 210 का चुनाव जरूर करेंगे। इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया है, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुबाज जी। डॉक्टर साहब का बहुत कीमती समय दिया है और डॉक्टर साहब से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे देश की खेती आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी। जय जवान जय किसान।